हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। कुल मिला जुला करके आपको इसमें जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल आपका ये चैप्टर है, ठीक है। देखो, समझते हैं क्या है एग्जैक्टली हम जो केमिकल काइनेटिक्स में हम जो चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो क्या है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है केमिकल और काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब, केमिकल का रिलेशन किससे है? केमिकल इक्वेशन से। और काइनेटिक्स का मतलब क्या है? मूवमेंट। याद रखना दो बात, केमिकल मीन्स रिएक्शन, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, और काइनेटिक्स का मतलब क्या है? मूवमेंट। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिएक्शन का मूवमेंट। अब रिएक्शन के मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को होने में, ठीक है, कुछ टाइम लग रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी रेट क्या है। समझ रहे हो? उसकी रेट क्या है। देखो ऐसे समझते हैं, ओवरऑल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। हमने कहा देखो, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने वहाँ पर देखा था क्या, कि किस तरीके से हम रिएक्शन को बता पाते हैं कि ये रिएक्शन हमारा फिजिबल है। समझ रहे हो? फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि हाँ, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर आपने क्लास 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें आप ये बताते थे कि हमारा कौन सा जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। हम जिसमें रिवर्सिबल इक्वेशन की बात करते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नाउ अब हम इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। बात समझना। देखो, हमने कहा कि बेसिकली हमारा जो भी, जैसे मान लो कि अगर आप एक रिएक्शन की अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो रिएक्शन की स्टडी बेसिकली हम 3 तरीके से करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा रिएक्शन को हम जो बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। ठीक है भाई, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दैट इज हम जिसको कहते थे कि भाई हमारा जो रिएक्शन है वो फिजिबल है, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करते थे ना। अब हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चे ना, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन की। तो हम यहाँ से एक वर्ड यूज करेंगे हमेशा, रेट। दैट इज हम बात करने वाले रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के होने की रेट क्या है ना। तो ये सारी की सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी? वो हमारी आएंगी केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में आएंगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी? ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब इस चैप्टर में हमें ये दोनों नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस चीज़ के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। स्टार्टिंग हमारा जो ये सब जो बेसिक है, इसमें हम जो है कुछ छोटे से न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको ओवरऑल पूरे चैप्टर में काम आएगा, हम इस चीज़ की इसमें बात करने वाले हैं। देखो, तो हमने कहा सर अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जिसमें हम जो है केवल और केवल क्या पढ़ने वाले हैं, हम मतलब केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, मतलब उसके रिएक्शन के रेट को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो किसी भी रिएक्शन का होना, ठीक है ना, अब ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे टेम्परेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, समझ रहे हो, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट हमने कैसा यूज़ किया है। आई आपने ये सब सारी चीज़ें क्लास 9 में पढ़ी थी ना, कि कैटलिस्ट का यूज़ करने से जो है रिएक्शन कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो होता है। तो अब ये जो रेट है ना, तो ये इन सब बातों पर भी डिपेंड करेगा। तो हम ये सब बातें भी पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो हम मतलब जो रेट को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में हम एक और देखेंगे, एक और हम फिनोमेना देखेंगे, कोलिजन थ्योरी देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है। फिर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है छोटे से लेवल पे हम वो देखेंगे कि किसी भी, मतलब हमारी एक स्पेशल टाइप की कोई भी अगर रिएक्शन होगी तो उसका जो हम मैकेनिज्म कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ओवरऑल बात करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो आपको फिलहाल समझ में आया क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मिला जुला करके देखो, एक बढ़िया सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और आपको ये अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक का एक ओवरव्यू था कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या चीज़ है। देख बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो ना सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें रिएक्शन का रेट तो देखना है,
बट हमने क्लास 9th में क्लास 10th में हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो कितने सारे कितने तरीके के होते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटा सा एक ये देख लेते हैं कि हमें किस टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो, तो अगर हम रिएक्शन का अगर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, देखो अभी भी कुछ बच्चे अगर रेट्स का मतलब अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो जैसे मान लो आप एक नल से किसी बाल्टी को भर रहे हो, है ना, तो उस बाल्टी के भरने की रेट क्या है, समझ पा रहे हो? मतलब अगर नल से पानी अगर बहुत ज़्यादा फोर्सली आ रहा होगा तो बाल्टी बहुत ही जल्दी भरेगा, दैट इज उसकी रेट ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही स्लो आ रही है तो बाल्टी थोड़े कम देर में भरेगी, मतलब थोड़े ज़्यादा देर में भरेगी, है ना, तो दैट इज उसकी रेट थोड़ी कम है। रेट का मतलब समझ लो, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के देखो होने की स्पीड कितनी है ना, कितना फास्ट तरीके से वो हो पा रहा है, कितना स्लो तरीके से हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ हम समझते हैं। तो हम थोड़े से जो है रिएक्शन का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं रेट के बेसिस पे। तो हमने कहा सर हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिकली कई सारे टाइप के होंगे। पहले हम बात कर लें अपने वेरी फास्ट रिएक्शन की। वेरी फास्ट रिएक्शन, सोचो होगा ना ऐसा, बहुत एक ऐसा रिएक्शन होगा जो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वो लेने का नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाएगा। इट मीन्स बेसिकली ये जो टाइम जो लेता है ना इस रिएक्शन के जो होने की जो टाइम है वो लगभग 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻⁻16 सेकेंड में ही क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा है इस टाइप का हमारा जो रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं, भाई ये बहुत जल्दी हो जा रहा है, हमें स्टडी करनी है, तो इतनी जल्दी हम थियोरेटिकली तो हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी क्या हो रहा है, हो जा रहा है। तो हमने कहा बेसिकली इस टाइप के जो हमारे रिएक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा AgNO3, ठीक है, और प्लस NaCl, तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें AgCl और प्लस NaNO3 तो मिलेगा। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। क्यों, ऐसे समझो क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये एक आयनिक रिएक्शन है। रीज़न क्या हुआ बहुत जल्दी होने का, बेसिक इसका जो रीज़न है वो क्या हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी आयंस में है। ऑलरेडी आयंस में, आयंस का मतलब ये ऑलरेडी क्या है, मतलब ये पहले से ही आयंस में है, तो अब आयंस को टूटने उठने में तो टाइम तो लगेगा नहीं, तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हमें इस टाइप के भी रिएक्शन को नहीं पढ़ना है फिलहाल अपने इस चैप्टर में। एक और जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे NaOH है प्लस HCl है, क्या बनेगा, गेस करो क्या बनेगा। देखो ये टूटेगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस और प्लस H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लगभग 10⁻13 माइनस 13 या 14 सेकेंड में ये हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस टाइप के रिएक्शन की रेट नहीं पढ़नी है। फिर से बात समझो, हमें इस टाइप के रिएक्शन की रेट नहीं पढ़नी है। वर्ड्स पे आप बच्चे ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखोगे, बट आई होप इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी चीज़ें आपको समझाते चल रहे हैं सारे के सारे जो वर्ड्स बाय वर्ड्स आप उस पर ध्यान दो कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये वेरी फास्ट रिएक्शन की बात कर ली। अब हम एक थोड़ा सा दूसरा एक रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। तो हमें हमारे पास एक दूसरे टाइप का भी रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। हमने कहा सर वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखो, अब बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब ऐसा रिएक्शन जो होने में भी शायद एक दिन पूरा लगा दे, या पूरा का पूरा एक मंथ लगा दे, या हो सकता है पूरा का पूरा एक जो है वो ईयर ही लगा दे। तो हमें इस टाइप के भी रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, मतलब पता चला कि ऐसे बैठे रहो देखते रहो, उसको देखते देखते जो है वो आपका एक साल जो है ऐसे ही निकल जाए, समझ रहे हो। तो हमें इस टाइप के भी रिएक्शन नहीं पढ़ने। तो वेरी स्लो रिएक्शन में कहने का मतलब क्या होगा कि जो क्या करता हो, विच टेक्स डेज और मंथ या मे बी ईयर भी ले सकता है। ठीक है, देखो आप इसका एग्जांपल बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो ये जो हमारा है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, तो हम इसकी भी स्टडी इसमें नहीं करेंगे। अच्छा देखो, आपका जैसे डायमंड होता है ना, तो जो आपकी जो डायमंड है ना, डायमंड की भी जो शाइनिंग है, ठीक है, वो भी जैसे जैसे ईयर हो बीतते जाते हैं वैसे वैसे उसकी शाइनिंग कम होने लगती है। ठीक
ठीक है। तो ये भी आपको कैसे पता चलेगी, ये भी आपको वेरी स्लो रिएक्शन के ही अंडर में आएगा, मतलब ये भी आपको केमिकल काइनेटिक्स के ही अंडर में जो है आपको पता चलेगा कि अच्छा जो आपकी जो डायमंड है उसकी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो देखो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो हमारी जो डायमंड है वो हमेशा चमकती, कहते हैं ना कि चमको तो मतलब हीरे की तरह चमको, ठीक है। बट उन लोगों को नहीं पता कि जो हीरे की जो भी चमक है ना वो भी धीरे धीरे क्या होती है, थोड़ी कम होती जाती है। तो ये भी हमारी केमिकल काइनेटिक्स के ही अंदर आता है, ठीक है। हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे नहीं समझ सकते कि मतलब हमारा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि इसकी जो रेट है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इस वजह से, ठीक है। देखो ना हम बात करते हैं हम थर्ड टाइप की, तो हमारे पास अब एक थर्ड टाइप का रिएक्शन बचा, शायद हमें उसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। देखो तो हमारा जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो क्या है, एक ऐसा रिएक्शन विच क्या चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, ना तो हमें फास्ट पढ़ना है ना तो हमें स्लो पढ़ना है, तो हमें कैसा रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विच आर नीदर स्लो नॉर वेरी फास्ट, ठीक है, बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, एट मॉडरेट स्पीड मतलब एक उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ही फास्ट ना हो, बहुत ज़्यादा ही स्लो ना हो, एक मॉडरेट स्पीड में हो, है ना। तो हमें जो है इस टाइप के रिएक्शन के बारे में जो है स्टडी करनी है। आ रही बात में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कहा आपके पास जो है एथिल एसीटेट था, ठीक है, जैसे कि CH3 COO C2H5, ठीक है, और आपने इसका रिएक्शन कराया H2O से, मतलब इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ओके, एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो हमें जो है इस टाइप के रिएक्शन के ही बारे में, रेट के बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल आपको जो है समझ में आया कि हमें बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें एक मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जिसकी रेट बहुत ज़्यादा भी फास्ट ना हो और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं हो। देखो अब अगर आप सिंपल, मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न क्या है, कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, कोई जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो है, और कोई रिएक्शन जो है मॉडरेट मतलब फॉर्म में है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैंने आपको ही बताया कि जो भी उनकी जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग जो टूटती हैं फिर एक नई बॉन्डिंग बनती है, भाई क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। आपके पास एक रिएक्टेंट, जैसे ये आपने कहा सर मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से क्या बना, ये हमारा एक प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या होगा कि इसके रिएक्टेंट के जो मतलब जो भी इनकी बॉन्डिंग होगी, है ना, वो टूटेगी, फिर टूट करके एक नई बॉन्डिंग बनी, तो इसी बेसिस पे हमारा जो है वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट आ जाता है। एक और रीज़न है, एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, हम उस एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी आपके सिलेबस में है, और हम इसको बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो रिएक्शन जो इतना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, या फिर हमारा जो मॉडरेट रिएक्शन है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर, ठीक है, जो कि हमारी एक बात का टॉपिक फिलहाल। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, तो नाउ अब अपनी मेन हेडिंग आप लगा लो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हम जिसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, अब एग्जैक्टली हम समझते हैं सर ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या, हमें जो पढ़ना है ना, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे बुक का, एनसीईआरटी बुक का। देखो इसको थोड़ा सा मैसेज समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि रेट का मतलब सबसे पहले आपको क्या समझना है, स्पीड, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम कोई भी एक रिएक्शन जैसे कराते हैं, सपोज करो रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास एक होता है आर, और आर से हमें क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब हमारे पास होता है रिएक्टेंट, दैट इज हमारा ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से हमें क्या बनता है, क्या मिलता है हमें मिलता है प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें हमें हमारे पास होती हैं किसी भी रिएक्शन में, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इधर वाले टर्म को रिएक्टेंट, इधर वाले टर्म को प्रोडक्ट कहते हैं, इतनी बात कहते हैं ना। चलो देखो तो होता क्या इसमें, देखो एग्जैक्टली होती कुछ मोटी मोटी बातें हम यहाँ से समझते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ होता है क्या है कि इस रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है। क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट वो क्या होता है, वो कंज्यूम होता है। किसी भी रिएक्शन की हम बात करें, किसी भी एक नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, कंज्यूम होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या होता है भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो
सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब रिएक्टेंट से अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि देखो होगा क्या, एग्जैक्टली होगा क्या कि इस रिएक्टेंट की क्या होगी, अपनी एक कंसंट्रेशन होगी। बात समझना, कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट टर्म आया, कंसंट्रेशन। क्या होगा, इस रिएक्टेंट का क्या होगा, एक कंसंट्रेशन होगा। अब जब ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, जब ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो इस रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी मतलब आयंस थे या फिर जो भी रीज़न रहा हो, है ना, कि हमारा ये जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके जो कंसंट्रेशन हो रही होंगी वो क्या हो रही होंगी, वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, अब जो बन रहा होगा हमारा प्रोडक्ट, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। दो बातें आपको समझ में आई? ठीक है। तो हमने कहा कि कोई भी, हम पहले कुछ जनरल सी मोटी बातें समझते हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, रिएक्टेंट, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन वो क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा होगा, सॉरी, डिक्रीज हो रहा होगा। ये तो मैंने बताया, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। एंड हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। दो बातें हो रही होगी ना। तो यहाँ से आप रेट को देखो कैसे डिफाइन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि रेट जो है दैट इज, मतलब अगर किसी भी आप इक्वेशन के अगर रेट को अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या कहोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। भाई रेट का मतलब क्या, हम पर्टिकुलर किसी टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। रेट का मतलब क्या, फॉर्म में हम क्या लेते हैं, हमेशा टाइम ही तो लेते हैं। तो हमने कहा सर रेट को हम फाइनली ऐसे डिफाइन करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट टर्म आया क्या, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, किसी भी। जैसे देखो अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो है पहले जितना कंसंट्रेशन था उतना ही कंसंट्रेशन अभी बना होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट में भी ऐसा नहीं है कि इसका पहले जितना कंसंट्रेशन होगा वो अभी भी वही होगा, नहीं। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज क्या हो रहा है, एक चेंजेस आ रहे हैं, है ना, इनके कंसंट्रेशन में एक चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ, है ना। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कंसंट्रेशन और डिक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन और इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने क्या वर्ड यूज किया, हमने वर्ड यूज किया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिख लिया जाए डेफिनेशन। देखो सिंपल सी बात है, वही चीज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, मतलब किसी भी एक में आप चेंज करो, है ना, उन दोनों का जो मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा, पर यूनिट टाइम जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन था, है ना, आर से हमारा क्या बन रहा था, एक प्रोडक्ट बन रहा था। तो हमने कहा कि अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज हमको कहते हैं ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो अगर हम बात करें सर प्रोडक्ट की, पहले हम बात करते हैं किसकी, रिएक्टेंट की बात करते हैं, है ना, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स, मान लो हमने पहले बात करी रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, अब देखो रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल। देखो उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, मतलब अपने कहा सर मेरा इतना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो भाई उसके लिए कितना टाइम लगा, है ना। तो हम क्या करें, हम कहते हैं विद मतलब पर यूनिट टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल। ये हमने बात कर ली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की। अच्छा, या फिर अगर आप इसको अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में से अगर आप लेना चाहते हो, बात समझना, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। और आपने कहा क्या, ROR किसका, ऑफ प्रोडक्ट का। तो देखो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। बोलो टाइम इंटरवल।
देखो, और दोनों ही रेट जो होंगे, दोनों की ही रेट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। ऐसा तो नहीं ना भाई, देखो ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, तो जितना जो हमारा रिएक्टेंट है, जितना उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब ये कुछ और डिक्रीज हो रहा है, ये कुछ और बढ़ रहा है। भाई ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, रिएक्टेंट से, तो जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, उतनी ही अमाउंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। तो ये दोनों ही आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझना। देखो हमने कहा सर रेट जो है वो कभी भी हमारा जो है वो रेट की जो वैल्यू है ना वो कभी भी माइनस में नहीं होती। बात समझना, रेट की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। तो अगर आप डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ले रहे हो, देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखो मान लो हमने कहा सर मेरे पास कोई एक रिएक्शन था, है ना, लेट हमने कहा कि एट टाइम t1, ठीक है, मतलब हमने एक टाइम काउंट हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हम यहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट किया टाइम t1। अब मान लो उस समय जो है हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे मान लेते हैं देखो ऐसे समझते हैं, हमने कहा कि सर पर्टिकुलर किसी एक टाइम t1 पर हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू R1, है ना। पर्टिकुलर टाइम पर जो उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो कितना R1 था, और फिर उसी समय ये देखा गया कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो मान लो P1 था, कितना था, इज इक्वल टू P1, ठीक है। अच्छा, अब मान लो धीरे धीरे टाइम बीता और टाइम स्पेंड होता हुआ कितना बच गया, मान लो आपने कहा सर एट टाइम t2, अब टाइम बदल गया, ठीक है, मतलब आधा घंटा 2 घंटा कुछ भी हो गया, जितना भी टाइम आपने लिया, जितना भी टाइम उसने लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि एट टाइम t2, अब देखो अब मान लिया जाए कि जो अब कंसंट्रेशन, अब देखो अब तो कुछ कम हो गई होगी ना, तो मान लेते हैं R2 हो गई, कितनी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ अब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कितनी बची, सपोज करो वो बची R2, समझ रहे हो भाई, कंसंट्रेशन अब कम हो जाएगी ना, आप रिएक्टेंट्स की बात करो ना, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। पहले मान लो t1 टाइम में इतना था, अब आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू P2 मान लेते हैं। देखो अब अगर बात करो बच्चे कि आपकी इस रिएक्टेंट्स वाले की कंसंट्रेशन में कितना चेंजेस आया, तो आप क्या कहोगे, चेंजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा सर हम ये कहते हैं क्या कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हमने कहा सर डेल आर। अब देखो अब चेंज को हम कैसे डिफाइन करें, हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हुआ R2, दैट इज R2 माइनस इनिशियल कितना हुआ R1, तो चेंज कितना हुआ R2 माइनस R1, तो उसको हमने क्या दिया, क्या, डेल आर। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में देखो कितने जो चेंज आया होगा वो कितना, हम क्या कहेंगे, हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं मान लो डेल पी से, तो डेल पी इक्वल टू देखो कितना, हम क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है P2 और माइनस इनिशियल कितना है P1, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हमारा जो रेट होगा, रेट कह लो या रेट ऑफ रिएक्शन कह लो, रेट ऑफ रिएक्शन कह लिया, एक ही बात है, रेट कह लिया या रेट ऑफ रिएक्शन कह लिया, वो देखो किसके इक्वल होगा, तो वो हमारे देखो आपने बताया ना कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, दैट इज डिक्रीज इन, चेंज का मतलब क्या, डिक्रीज हुआ, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे R2 माइनस R1 अपॉन P2, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा देखो अब टाइमिंग देखो, आपकी पहली जो टाइम थी वो कितनी थी, t1 थी, अब टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, तो फाइनली आपका जो टाइम मिला वो कितना मिला, t2 माइनस t1, ये तो मिलेगा। अच्छा, इसी R2 माइनस R1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो R2 माइनस R1 को आप ये लिख सकते हो क्या, डेल R अपॉन डेल t, बात समझना। और सिमिलरली देखो इसी चीज को हम
अगर हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल पी अपॉन डेल टी। अब रुको, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम ऐसे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम पी के लिए भी ऐसे ही लेंगे। तो देखो आपने जब अभी अब थोड़ी देर पहले अभी आपने जब ये लिखा था, क्या लिखा था, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ से एक बात समझना है, मेरे को ये बात बताओ कि इस केस में आपका R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है, आपने कहा सर हमारा जो R1 है वो बड़ा है ना, R1 इज ग्रेटर देन R2। भाई देखो बात समझो, आप ये सर कैसे कह रहे हो कि R1 बड़ा है। भाई देखो हमने कहा सर अभी आपके पास मान लो 4 लीटर था, 4 लीटर से अब कितना बचा, 3 लीटर बचा। तो अब ऐसी बात है डिक्रीज हो रहा है ना, तो R1 क्या होगा, बड़ा होगा, R2 क्या होगा, छोटा होगा। तो आपने कहा सर R1 बड़ा, ऑब्वियसली बात है जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। बात समझ रहे हैं, इसका आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमें पता है सर हम रेट को माइनस में नहीं रखते हैं, एक बात याद रखो यहाँ से, आप रेट को माइनस में नहीं रख सकते। तो इस माइनस से बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया, समझ गए। तो अब जैसे ही आपने माइनस लगाया तो वैसे ही इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये सर आपने क्या कर दिया, देखो सिंपल सी बात है, ये सब बातें अगर समझ में नहीं है तो ऐसे समझो कि अगर आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, आपका जो रिएक्टेंट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज आप रिएक्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस के साथ। तो आप कहोगे क्या कि जो हमारा जो रेट होगा पर्टिकुलर उस रिएक्शन का, उस इक्वेशन का क्या होगा, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मिला, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, देखो ऐसे समझते हैं, थोड़ी सी बात यहाँ पर फिर से समझो। आपने कहा सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, तो हमने कहा सर हम रेट को माइनस में नहीं रखते, समझ लो, मतलब आपने कहा सर रेट है ना, आपने कहा कि सर इस जो हमारे जो रिएक्टेंट की जो रेट होगी वो माइनस में आ जाती, क्यों, क्योंकि आप R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमें सर वैल्यू उसकी माइनस में नहीं रखनी है। तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि वो प्लस में आ जाए, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम एक और क्या कर लें, माइनस लगा ले। तो माइनस लगाने से जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, फिर प्लस में आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रख दिया। या फिर ऐसे समझो, अगर ये सब सारी बातें अगर नहीं समझना चाहते तो आप क्लियरली ऐसे समझो कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हम उसको कैसे ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको कैसे ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं। बस इतनी सी बात। यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, अगर आप इसका बेसिक सा अगर रीजन जो है वो समझना चाहते हो तो आप देखो, आपने कहा सर ऑब्वियस सी बात है हमारा यहाँ पर जो P1 होगा वो क्या होगा, P1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, P2 से। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे P2 माइनस P1 कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस बात है आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बेसिक रीजन हुआ ना कि हम यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, यहाँ पर प्लस क्यों लगाए हैं, वो यही है। बाकी अगर आप समझना चाहते हो अपने तरीके से तो ऐसे समझ लो कि अगर हमारी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो इसलिए हम माइनस लगा दिए, कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो हम यहाँ पे प्लस लगा दिए। क्लियर है, चलो। आपने कहा सर यहाँ पर मेरे को ये बात समझ में नहीं है, जैसा देखो हम कुछ और बड़े से हम इक्वेशन लेकर के इसको समझाने की कोशिश करते हैं। बात समझना, बात समझना, बात समझना। इन चीज़ों का पहले थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और चीज़ों को देखो, थोड़ा सा एक बार फिर से देखो, एक बार देखो वीडियोस को फिर से देखो। अगर आपको नहीं समझ में आया ये ठीक है, ये चैप्टर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हम बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन की, तो इन चीज़ों को पकड़ो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम इनको मिटाते हैं जल्दी से। देखो बच्चे, मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक रिएक्शन था, फिर से ए था और ए से हमारा क्या बन रहा था, बी बन रहा था, तो है ना, हम इनकी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं। तो ए हमारा क्या है, एज वी नो ए हमारा क्या है, ए हमारा एक रिएक्टेंट है, तो अब ऐसी बात है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। और बी हमारा क्या है, बी हमारा प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब बात समझो, हम इसको अब लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, या सिंपली आप इसको केवल रेट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा, देखो तो हमने कहा सर डेल ए। देखो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, ऐसे कंसंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, मोलर कंसंट्रेशन को बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डेल टी। फिलहाल अभी आप डेल टी ही रखो, यहाँ से भी आप डी टी आएगा। अब डी टी क्यों आएगा अभी हम फिलहाल अभी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू होगा किसके, किसके ये आपके जो भी आपका जो प्रोडक्ट है इसके होगा, है ना, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। अच्छा, आपने कहा सर यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा ए है, तो ए क्या हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, तो इसलिए हम इसको कैसे लेंगे, माइनस के साथ, तो हमारा ये होगा,
क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बातें जल्दी से पहले नोट डाउन करो। देखो ठीक है। अच्छा मान लो आपने कहा सर अगर ऐसा हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू मान लो क्या बना रहा हो 2c। तो अब देखो आपके पास यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, एक प्रोडक्ट है। अच्छा यहाँ पे हम एक थोड़ा सा नया टर्म यूज करने, नया टर्म कुछ नहीं है हमारी, ये इसी से ही रिलेटेड है। देखो यहाँ पे हम एक बात यूज करने वाले हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, PEARANC, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा यहाँ पर ऐसा बताओ कि यहाँ पर अपीयर कौन होगा? यहाँ पर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, और एक और हम यहाँ पे वर्ड यूज करने वाले हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है? अगर रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहां से जो ए और बी है, यहां से ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो सी है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, दैट इज हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। हम बात करते हैं अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो हम बात करते हैं अपने रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पर हमारा देखो जो रेट ऑफ जो अपीयरेंस है सी, यहाँ पे हमारा सी क्या होगा, अपीयर होगा, और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी यहाँ से हमारा क्या होगा, डिसअपीयर होगा। दो चीजें। देखो अगर हम बात करें इस ओवरऑल हमारा ये जो इक्वेशन है, हम इस ओवरऑल इक्वेशन की अगर हम रेट की बात करें, इसकी बात करें ओवरऑल, अगर हम रेट की बात करें, सर रेट इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया रेट इज इक्वल टू, देखो अब बात ध्यान समझना। तो यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, एज अ रिएक्टेंट। तो अब इसका ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, बी का भी कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं ए की, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, विद इन इस ब्रैकेट के अंदर, अपॉन डेल टी। अच्छा अब ये ए है, ए हमारा क्या है, एज अ एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही हो, तो हमने क्या लगा दिया माइनस, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में टाइम। अच्छा ये हमारा बी का भी कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो हम इसको भी कैसे लगाएंगे, माइनस में, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। बात समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सी दैट इज डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब रुको यहाँ पे बात एक थोड़ी सी हम बात यहाँ पे समझते हैं। देखो हमारी जो रेट होती है ना, जैसे हमने कहा सर यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है, ए का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, बी का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, सी का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। तो ये जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के जो भी कॉफिशिएंट है, या फिर इस प्रोडक्ट का जो भी कॉफिशिएंट है, तो इन कॉफिशिएंट को हम लोग कहते हैं स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। बस समझना, हमारी ये जो रेट होती है ना, ये जो रेट होती है, ये हमारे इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, मतलब इसके स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर भी डिपेंड करती है। अब स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर डिपेंड करने का देखो मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर इसका, यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो कि 1a प्लस 2b इज इक्वल टू मिलकर के क्या बन रहा है, 2c मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है किसका, a का, ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, b का। तो डिसअपियरेंस होने का जो दोनों का रेट है ना वो सेम है, लेकिन ठीक है, देखो वर्ड्स पे ध्यान दो बच्चे, फिर से मेरी बात समझो। डिसअपियरेंस होने का जो रेट है ए का और बी का वो सेम है। सर डिसअपियरेंस क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ से ये ए गायब होता जा रहा होगा, बी भी गायब होता जा रहा होगा, और ये दोनों गायब होकर के क्या बनते जा रहे होंगे, सी बनते जा रहे होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ए का और बी का, वो उनकी जो रेट है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कॉफिशिएंट 1 है। लेकिन जो रेट है क्या, अपीयरेंस होने का, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज जस्ट ट्वाइस, है ना। देखो इन दोनों की कैसी, ये जस्ट डबल है, यानी कि यहाँ पे ये जो सी जो अपीयर हो रहा होगा वो इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में जस्ट डबल जो है स्पीड से क्या हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इनको देखो, अब बात समझना, अगर आप इनके रेट्स को अगर आप आपस में इक्वल रखना चाहते हो, ठीक है, जैसे याद आया वो एज वाले जो क्वेश्चन होते थे, हम कहते थे मेरी एज इसकी एज की जस्ट 2 टाइम है, ये है वो है, तो हम बताओ फिर हमारी एज, तो हम क्या करते थे, अगर हमें उन दोनों की एज को अगर आपस में इक्वल रखना होता था, जैसे हम कहते हैं कि मान लो मेरी एज है वो मेरे भाई की एज से जो है 5 साल या 6 साल हम बड़े हैं, तो अगर मेरी एज और अपने मेरे भाई की एज को अगर आपस में इक्वल रखना होता तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एज को या तो 5 साल कम कर देते हैं, या तो उसकी एज में 5 साल क्या करते थे, बढ़ा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारा ये 2 टाइम है,
ठीक है, इसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो कितना है, वो 2 टाइम है। तो हम क्या कर दें, हम इस 2 को हटा दें, मतलब हम इसके मतलब 2 टाइम है तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका 1/2 कर दें। आगे बात समझ में आ गई, बात समझ में। ये बताओ रेट ऑफ जो हमारा रिएक्शन होगा ए का, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, तुमने कहा सर इसके अपीयरेंस होने की जो रेट है ना वो इन दोनों से जस्ट डबल है। तो अगर डबल है तो अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। 2 वर्ड्स हैं, अभी ध्यान दोगे आप, इन दोनों में ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये निकालना सीख लिया किसी भी इक्वेशन का, अच्छा। लेकिन अगर देखो हम बात करें बच्चे, अगर रेट ऑफ केवल अगर अपीयरेंस की बात करें, है ना, तो रेट ऑफ अपीयरेंस को हम स्टैइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ नहीं लिखते हैं। इस बात को आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लो। अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम। दैट इज, ये हमारा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। याद, मेरी बात फिर से समझो, हम बात करते हैं अगर रेट ऑफ अपीयरेंस की या डिसअपीयरेंस की, तो हमारे पास उसमें स्टैइचोमेट्री का कोई वैल्यू नहीं होता। हम अगर बात करेंगे अपीयरेंस की तो स्टैइचोमेट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो हमें स्टैइचोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन जो हमारा जो स्टैइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी आपस में देखो इक्वल हैं। अगर ये सभी आपस में इक्वल हैं तो भाई अब देखो, अब बिना इसको 2 से डिवाइड किए ये आपस में कैसे इक्वल हो सकता है, क्योंकि इसकी बनने की जो कैपेसिटी थी वो इन दोनों से जस्ट डबल थी। ये डबल अमाउंट में बन रहा था, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है, ये आपस में इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ा, इस सी को जस्ट इसके कंसंट्रेशन को जस्ट हाफ करना पड़ा, इसके रेट को जस्ट हाफ करना पड़ा। समझ रहे हो, यहाँ से 2 बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोले आपसे बच्चे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ए का देखो जो डिसअपीयरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा ए का जो डिसअपीयरेंस होगा वो होगा माइनस का डी, अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे अभी डी, फिलहाल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। और बी के डिसअपीयरेंस होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये अलग होंगे। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ये अलग चीज है और रेट ऑफ रिएक्शन ये अलग चीज है। क्या है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कुछ नहीं है। बेसिक सी एक छोटी सी बात है, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की तो हम केवल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की तो ये सभी आपस में क्या होंगे, इनके जो रेट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अब इक्वल होने का मतलब क्या है, फिर से वही चीज, ये जस्ट 2 टाइम है तो हमें इसको जस्ट हाफ करना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आए, नहीं आ रही है, चलो एक और देखते हैं, नो टेंशन। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास था N2, ठीक है, और प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या बना, NH3, और इसको हम बैलेंस कर लिए 2NH3 हो गया। चलो, तो अगर हम आपसे कह रहे हैं बच्चे कि इसका, चलो आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लेकर के दिखाओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो तो N2 हमारा क्या है, एज एक रिएक्टेंट है, तो N2 का कंसंट्रेशन है ना, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हम कैसे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज हम टाइम के अपॉन में लेंगे, तो डेल टी। अच्छा, ये N2 हमारा क्या रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारी डिक्रीज हुई वैल्यू को, मतलब बेसिकली हमें अब रेट तो माइनस में नहीं हो सकता, तो उस माइनस से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और माइनस लगा दिया, जिससे अब हमारा माइनस माइनस में लिखकर किया जाए। जो वैल्यू अब देखो क्वेश्चन में जब देखोगे ना, तो जो रेट की जो वैल्यू होती है वो कभी माइनस में नहीं होती। तो उस माइनस को बचाने के लिए, मतलब उसको माइनस से बचाने के लिए हमने इसके पास एक और माइनस लगा दिया, ठीक है। या फिर ऐसे समझो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज आप यहाँ पे माइनस लगा दो। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, देखो H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी कि डेल कंसंट्रेशन को हम कैसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल टी। अच्छा, अब ये हमारा देखो जो H2 है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको भी कैसे लगाएंगे, माइनस के ही साथ लगाएंगे। लेकिन रुको, अब देखो, अब इसकी जो डिसअपीयरेंस होने की जो कैपेसिटी है वो इसके कंपैरिजन में कितनी है, 3 है ना। और हमें करना है सर इन तीनों, हमें इन सभी को आपस में इक्वल करना है। तो अगर इक्वल करना है बच्चे तो क्या होगा, हमें ये जो 3 टाइम जो डिसअपीयर हो रहा है ना, तो 3 टाइम डिसअपीयर होने का मतलब कि हमें इसके 3 टाइम को हटाना पड़ेगा, इट मीन्स 1/3, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब जो भी इसकी कंसंट्रेशन है NH3 की, हमने कहा सर NH3, ठीक है, अपॉन डेल टी। अब मेरी बात समझो, अब इसके जो अपीयर होने की जो रेट थी वो जस्ट 2 टाइम थी,
तो अब ये तो सभी आपस में इक्वल हैं, तो आपस में मतलब अब ये तो देखो, ये तो वन, ये जो है वो वन टाइम क्या हो रहा है, डिसअपियर, मतलब ये जस्ट इसका जस्ट डबल है, ठीक है, अपीयर होने का, ये डिसअपियर होने का, ये जस्ट वन है, ये जस्ट टू ट्वाइस है ना इनका। तो अब अगर हमें इन तीनों को ही अगर आपस में इक्वल करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्वाइस था, इस ट्वाइस को हमें हटाना पड़ेगा। तो ट्वाइस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। सिंपल यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप आप बनाना सीख गए हो, मतलब किस तरीके से जो है आप रेट ऑफ रिएक्शन बना सकते हो, किसी भी इक्वेशन का आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बना सकते हो, यही तरीका है बनाने का। चलो जल्दी से छापो इन सब चीज़ों को, जल्दी से छापो, एकदम फटाक से छापो, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे ख्याल से नहीं आई बच्ची प्रॉब्लम। आप देखो चीज़ों को पढ़ो कि सर एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम उसकी बात करते हैं कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम की, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर तो कंसंट्रेशन देखो कितना है, इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें सब जगह 1 करना पड़ेगा। तो 1 करने के लिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 1/3, ठीक है, 1/2, इस तरीके से ये चीज हो जाएगी, है ना। आ रही हो समय। चलो एक और लास्ट देखते हैं, अगर ये आपने बना लिया तो समझ लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना आ गया। चलो एक और आप करके दिखाओ मेरे को। जैसे मैंने कहा आपके पास एक रिएक्शन था ए और कैपिटल ए, है ना, ये प्लस बी और ये कैपिटल बी है। आपको ये मिला है क्या, x और कैपिटल X प्लस y और कैपिटल Y। ये आपका जो a है, b है, x है, y है, ये आपकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो आप मेरे को यहाँ से 4 चीज़ें बताओ। क्या, सबसे पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। दूसरी चीज़ आप मेरे को बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आप मेरे को ये बताओ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस कौन कौन डिसअपियर होगा, ठीक है। रेट ऑफ, यहाँ पे दो चीजें डिसअपियर होंगी ना, और 2 चीजें यहाँ पे अपीयर होंगी, तो आपको ये बताना है। चलो हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। 2 चीजें यहाँ से क्या होंगी, डिसअपियर होंगी। और अब देखो अपनी बुक में देखो, अपनी कॉपी में देखो, आपने लिख लिया है, तो यहाँ से 2 चीज अपीयर होंगी। तो अपीयर को हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपीयर को फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज अपीयरेंस, ठीक है। कौन कौन सा हमारा जो है वो अपीयर होगा, तो ये हमारा होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। ये हमारा एक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। आप इसको मेरे को जो है इसका रेट बताओ, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, आप इसका जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। तो आपको ये 5 चीज़ें बतानी है। चलो देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारो, ये क्वेश्चन जो है, और आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ बी। क्यों हम डिसअपियरेंस ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी हमारा डिसअपियर हो रहा है, ए भी हमारा डिसअपियर हो रहा है। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, दैट इज अपीयरेंस ऑफ एक्स, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, दैट इज अपीयरेंस ऑफ वाई। क्यों कह रहे हैं अपीयरेंस, क्योंकि हमारा ये एक्स और वाई बन रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। चलो कर लिया, ध्यान से समझो। कर लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। नहीं किया बच्चे, थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि सर एक बार और आप अगर बता दें तो हम कर लेंगे, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे, तो देखो वो भी अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो ध्यान समझना, ठीक है। तो आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो हम बात करते हैं, हम पूरे इस ओवरऑल, हम इस पूरे इस रिएक्शन या हम पूरे इस इक्वेशन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। देखो तो ए आपका क्या है, जब मैंने आपको पहले बताया कि ए और बी और एक्स वाई आपका क्या है, एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, दैट इज 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा सर ए हमारा, ए का कंसंट्रेशन, तो हमने कहा क्या, डेल ए डेल एक्स, ठीक है। और ये कैसे, माइनस के साथ। अच्छा, आपने कहा अगर यहाँ पे हमारे पास जो ये जो हमारा जो रेट ऑफ जो अपीयरेंस था, ऐसे समझो ये जो ए हमारा जो बन रहा था वो मतलब ए टाइम बन रहा था, है ना। तो हम क्या करते थे, ऐसा समझना है हमें, ओवरऑल हमें बात ये समझ लेनी है कि जो भी हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे अपॉन में आ जाते हैं। इट मीन्स 1/a, और कैसे, माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। चलो ऐसे आपने समझा तो अच्छी बात है। फिर बी वाले का लिख लो, दैट इज 1/b, ये भी माइनस के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, है ना, इज इक्वल टू, फिर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स,
तो अब देखो इसका स्टेटमेंट जो कॉफिशिएंट वो कितना है, x है, तो 1/x और डेल x अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/y फिर डेल y है ना अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कितने बच्चों का ये सही है? बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया है कि जब हम बात करते हैं रेट की, है ना, डिसअपियरेंस की बात अगर हम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, मतलब हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम बस केवल अपने ए वाले को देखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल ए अपॉन डेल, कंसंट्रेशन को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, डेल टी। ठीक है, ये क्या लिखते हैं, डेल टी। ओके, इतनी बात क्लियर है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, चलो अब जल्दी से बता दो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स बता दो कितना आ जाएगा, तो प्लस का डेल एक्स अपॉन डेल टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई बता दो कितना आ जाएगा, प्लस का डेल वाई कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डेल टी। फाइनली आपको बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो बच्चे, नाउ बात करते हैं अपने हम यूनिट की बात करते हैं कि ये जो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो हमने कहा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो क्या कहते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता है क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, अपॉन में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, अपॉन टाइम। टाइम को यहाँ पे किस में ले रहे हैं, अगर आप सेकेंड में लेते हैं, ठीक है, बेसिकली हम सेकेंड में ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। और देखो ये सेकेंड भी कहाँ जाएगा, इस लीटर के पास जाएगा, ये इसके पास में कुछ नहीं तो 1, ये गया यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर इसके पास, तो कितना हो जाएगा। ओके देखो ये वही वाले हैं, जागते रहो वाले हैं ये। ठीक है, तो मोल और लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, तो ये इसका सिंपल सा यूनिट होगा। आ रही बात समझ में, ये आपको समझ में आया है ना। नाउ अब हम इसके बेसिस पे कुछ जो है छोटे छोटे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक बात हमें समझनी है। देखो जब भी हम बात करेंगे अपने रेट ऑफ फॉर्मेशन या सॉरी हम बात करेंगे जब अपने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे, तो अब हम यहाँ पर डेल ना ले करके, अभी हम जैसे हमने कहा ना कि मान लो अगर मेरे पास अगर ए से बी बना, तो हमने कहा कि सर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डेल ए अपॉन मतलब कंसंट्रेशन को हम रखते हैं ब्रैकेट में, डेल टी इज इक्वल टू हमने कहा डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी, ये हमने कहा। तो अब हम डेल ना लेकर के हम लेंगे डी, क्या लेंगे, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी बी अपॉन डी टी। अब ये डी लेने का रीज़न क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हम ऐसे डी क्यों लेंगे। सर आपने तो अभी बताया रेट ऑफ को आपने सर डेल के थ्रू आपने रिप्रेजेंट किया चेंज इन, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इसके डी को लेने का रीज़न क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमें जो है ना, देखो थोड़ा सा जल्दी इसको समझते हैं। तो इस डी को समझने के लिए हमें यहाँ पे दो बातें समझनी पड़ेंगी। हमें एक समझना पड़ेगा एवरेज रेट, याद रखो क्या, एवरेज रेट, और दूसरी हमें एक बात समझनी पड़ेगी इंस्टेंटेनियस रेट। दो हमें बेसिकली हमें जो है टाइप्स ऑफ रेट पढ़ना है, तो हमें दो बातें समझनी, एक हमें समझना है एवरेज रेट और एक हमें समझना है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है जल्दी से देखते हैं। देखो बच्चे दो बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, एवरेज रेट के बारे में और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझ लो, है ना। आप यहाँ से ये समझ पाओगे कि डी एग्जैक्टली कहाँ से आएगा। देखो जैसा कि ये नाम से लग रहा है एवरेज, आपने एवरेज स्पीड के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हम कहते हैं कि मान लो आप कहते हो कि सर ये जो मतलब मेरे पास एक व्हीकल थी और हम उस व्हीकल से जो है दिल्ली से जो है मुंबई गए, है ना, और हमें जो सपोज करो, अब हमें इतना आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कितना लगना चाहिए, तो हमने कहा सर मान लो हमें जो है हम किसी एक प्लेस से हम किसी दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, है ना, और हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लो हमने कहा सर 300 किलोमीटर है,
ठीक है, 300 किलोमीटर है। और सर हमें जो टाइम लगा है वो मान लो लगा है हमें 3 आवर का टाइम लगा। कितने आवर का टाइम लगा? 3 आवर का टाइम लगा। अच्छा, तो हम कहते हैं सर कि आपकी, चलो बताओ स्पीड कितनी थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी स्पीड कितनी थी? तो आप कौन सी स्पीड निकालते थे? आप निकालते थे एवरेज स्पीड। तो आप क्या कहते थे? आप कहते थे सर 300/3, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन हम क्या कहते थे? टाइम कहते थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? आप इसको कट कर लेते थे तो कितना आ जाता था? 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या सच में ऐसा था? सच में रियलिटी बताओ, सच में ऐसा था क्या? आपको कहीं रास्ते में कहीं ट्रैफिक नहीं मिला जिसमें आपकी स्पीड जो है वो 100 से कम हो गई होगी? क्या आपको रास्ते में कहीं ऐसा खाली जगह नहीं मिला? ठीक है, तो हम भी बाइक चलाते हैं तो हम भी जानते हैं, क्या ऐसा कोई खाली जगह नहीं मिला जिसमें आपकी स्पीड 100 से ज़्यादा हो गई होगी? तो मिला होगा ना ऐसा कोई जगह, समझ रहे हो? क्या सच में ऐसा होगा? क्या आपकी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी आपकी जो स्पीड है क्या वो हमेशा 100 किलोमीटर रही होगी? नहीं, ये गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये यानी कि अभी तक हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा ना बच्चे, वो हम एवरेज रेट की बात कर रहे थे। सॉरी, समझ रहे हो मेरी बात? हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? हम बात कर रहे थे एवरेज रेट की बात कर रहे थे। तो एवरेज जो हमारा रेट है ना, वो हमें एक सुटेबल रेट नहीं दे सकता। ठीक है, सुटेबल रेट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक गए और आपकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर हमेशा यहाँ से यहाँ तक रहेगी। नहीं, ये गलत है ना? कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक जगह आया होगा जहाँ पर आपकी स्पीड कम हुई होगी। कहीं ना कहीं आपने एक खाली जगह देखा होगा, एक लंबा सा सुनसान हाईवे आपने देखा होगा, और जहाँ पर आपने अपनी जो बाइक है वो 150 140 ऐसे आपने भगाई होगी। समझ, ऐसे इतना नहीं भगाते वैसे। ठीक है, तो बात समझ रहे हो? तो ये दैट इज, आपने ये जो निकाला ना 100 किलोमीटर पर आवर, ये आपने एवरेज स्पीड निकाली है ना, आपने एक एवरेज आपने रेट निकाली है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो अभी आपने जो पढ़ा ना, आपने ये जैसे मान लो आपने कहा से मेरे पास एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से बना मेरा प्रोडक्ट, तो आपने इसका जो रेट लिया वो कैसे लिया था? तो आपने ये लिया था ना कि जो रेट ऑफ जो आपने रिएक्शन लिया वो कैसे लिया? माइनस का डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस का डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल टी। तो ये आपने अभी जो निकाला ना रेट, ये आपने अभी एक एवरेज रेट निकाला है। ठीक है, तो अब देखो ये जो एवरेज जो ये जो रेट है वो आपको एक सूटेबल, हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको जो है रेट चाहिए तो फिर आपको एवरेज रेट छोड़ करके आपको इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करना पड़ेगा, है ना? फिर यहाँ से हमने ये भी देखा था, देखो इसका बेसिकली हम इस एवरेज रेट को हम किसी ग्राफ के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्राफ बहुत ही आसान है। कैसे? ये सब सारी चीज़ें केवल समझ लो, लिखना नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आपकी मर्जी, आप उसमें चाहे देख लेना, सब बस समझ लो। देखो आया कैसे आया। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये हमारा मान लो जो ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी मान लो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंसंट्रेशन को। और ये वाली जो लाइन है वो हमारी मान लो किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखो, तो हमने कहा सर मान लो अभी हमारे पास, अच्छा देखो, हमने कहा हम बात करें अगर रिएक्टेंट्स के टर्म में बात करें, हम किसके टर्म में बात करें? हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, रिएक्टेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन हो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, बोलो, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। भाई देखो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम भी देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा मान लिया सर हमने कि एट इंस्टेंस हमारी जो इनिशियल हमारी जो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स की बात करें तो हमने कहा सर मान लो कि हमारे अभी इनिशियली जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन थी मान लो यहाँ पर थी, कितनी थी? मान लो x1 थी। कितनी थी बच्चे? x1 थी। तो उसका टाइम कितना था? मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका टाइम होगा t1 होगा। अब मान लो अब जो है जो उसकी कंसंट्रेशन है मान लो घट करके यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई, दैट इज x2 हो गई। तो उसका देखो टाइम भी कितना हो गया? बढ़ गया। ऑब्वियसली बात है, टाइम भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आप जब इसका जब चेंजेस आप लेते थे, है ना, कि इसके रिएक्टेंट में जो इसका मतलब इसका जो रेट हुआ, इस रिएक्टेंट का जो रेट है वो मतलब कितना हुआ, तो आप इसको कैसे निकालते थे? आप ये निकालते थे माइनस का x2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ना, x1 अपॉन t2 माइनस t1। फिर से वही बात मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सर हम यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से वही बोलूँगा बच्चे कि यहाँ पे देखो जो x2 है या फिर जो आपका जो x1 है वो ग्रेटर है, अच्छा, और x1 कैसे है? माइनस में है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अब हमारी जो रेट की जो वैल्यू होती है
वो माइनस में नहीं आती, तो उस माइनस से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसमें है, देखो माइनस में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कह रहे हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। मतलब ये हमारी एक एवरेज रेट है, या समझ लो कि हमारी ये एवरेज स्पीड है। समझ रहे हो मेरी बात, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि अगर हमें किसी मतलब इंस्टेंस, ठीक है, हमें अगर रेट चाहिए होगा तो हम बात करेंगे अपने इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट देखो क्या है, तो देखो बात समझना, इंस्टेंटेनियस रेट भी हमारा एक एवरेज रेट ही है, लेकिन कंडीशन समझो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इसकी कि हम जहाँ एवरेज रेट में हम जो देखो, हम जो टाइम इंटरवल लेते थे वो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इंटरवल लेते थे, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कि बीच की जो टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इंटरवल होता था। तो इंस्टेंटेनियस रेट भी हमारा एक एवरेज रेट भी है, लेकिन उस केस में हमारे पास जो टाइम इंटरवल होगी, दैट इज जो डेल्टा टी होगा, वो अप्रोच टू जीरो, दैट इज टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि जीरो के एकदम नज़दीक, बट जीरो नहीं, लिमिट वाला जो मैंने आपको चैप्टर जो समझाया था, ठीक है। टेंड्स टू का मतलब क्या कि जीरो के नज़दीक बट जीरो नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक बात समझना, हमने कहा कि सर हमारी ये जो इंस्टेंटेनियस जो रेट है ना, इंस्टेंटेनियस रेट देखो किसके हमारे जो इक्वल होगी, वो भी हमारे एवरेज रेट के ही इक्वल होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा जो टाइम इंटरवल होना चाहिए बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए, समझ रहे हो, है ना। तो देखो हम ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के केस में हम ये कह सकते हैं कि सर हमारी जो इंस्टेंटेनियस रेट होगी, है ना, देखो बात ध्यान समझो, इस चीज़ को हम मिटाते हैं, ये कार बार वाला आपको जो समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा कि सर अगर हमें एग्जैक्ट अगर हमें स्पीड चाहिए होगी तो हमें पर्टिकुलर किसी एक टाइम की बात करनी पड़ेगी, है ना, कि हाँ भाई इस टाइम में तुम्हारी स्पीड इतनी थी, इस टाइम में तुम्हारी स्पीड इतनी थी, समझ रहे हो। हमने कहा सर इंस्टेंटेनियस रेट के केस में हम ये कहेंगे कि हमारी जो, देखो बात समझना, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट, लेकिन समझो मेरी बात समझो, एवरेज रेट है ना, एवरेज रेट, लेकिन कंडीशन क्या है, एट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब आपको समझ में आया कि जो डेल्टा टी है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं, हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक हमारी टाइम थी, है ना, बट हमने कहा कि नहीं नहीं रुको, अब हमें टाइम इतना नहीं लेना है, टाइम तो लेना है लेकिन बहुत ही कम, और इतना कम कि वो जीरो भी ना हो पाए, ठीक है, और जीरो से थोड़ा सा बड़ा रहे। दैट मीन्स हमें बहुत ही छोटे से टाइम हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा टी हमारा क्या है, टेंड्स टू जीरो। तो हमने लिमिट लगा दिया, हमने क्या लगा दिया बच्चे, देखो हमने लिमिट लगा दी। तो हमने कहा सर इस केस में हमारा जो हमने बात करी लिमिट की, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब जो हमारा ये जो डेल पी था, क्या था, डेल पी अपॉन जो हमारा जो डेल टी था, वो जैसे ही हमने लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमारा ये जो डेल है वो कन्वर्ट हो गया डी में, डी टी। तो यहाँ पे डेल्टा और डी में आपको फर्क समझ में आया। डेल्टा हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक एवरेज स्पीड को, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, टाइम का गैप काफी बढ़िया है, ठीक है। हम आधे एक घंटे की बात कर रहे हैं, हम पूरे एक दिन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर नहीं नहीं नहीं, अब हमारा जो डेल्टा टी है, दैट इज हमारा जो ये जो टाइम इंटरवल था, अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और जीरो भी नहीं है, ठीक है, जीरो से छोटा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, एग्जैक्टली जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं, है ना। तो मतलब बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही पिद्दी सा, समझ गए। तो दैट इज कॉल्ड, हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसलिए हमारे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको ये जो डेल जो है वो डेल वर्ड ना यूज करके हम डी की बात करेंगे। दैट इज वहां पे हम हमेशा आपको एक वर्ड नजर आएगा इंस्टेंटेनियस, नहीं भी आएगा तो भी हम ये डी ही यूज करेंगे, है ना। सिमिलरली जैसे आपने ये प्रोडक्ट का निकाला, तो सिमिलरली आप अगर किसका निकालो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और माइनस ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम बात करें रिएक्टेंट की, तो डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डी आर अपॉन डी टी। तो अब जो हम है, हम डेल
और डेल और मतलब डेल पी और डेल टी ना यूज़ करके हम ये यूज़ करेंगे डी पी और टी टी यूज़ करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल्स। चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, सिंपली बस आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को समझाने के लिए कि भाई ये डी कहाँ से आ गया, ये चीज़ मैंने बताया ताकि कुछ बच्चे ये ना कहें कि सर ये डी आपने कहाँ से ला दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, या तो आप ये कहो या तो आप ये कहो, बात एक ही है, लेकिन इतना बड़ा ना लिख करके हम ये लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से डेल टी का मतलब समझ में आया, डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, हमारी जो टाइम इंटरवल है वो जस्ट जीरो के नज़दीक है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, जीरो नहीं है, जीरो से एकदम नज़दीक है, जस्ट जीरो होने ही वाला है ना। समझ रहे हो? देखो जैसे किसी बाइक की, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो बाइक में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, देखो वो कहते हैं ना कि हाँ सर इस वाले बाइक की जो स्पीड है वो मैक्सिमम, जैसे 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 जो स्पोर्ट बाइक होते हैं तो वो क्या बताते हैं कि मेरे बाइक की जो स्पीड है वो कैसे बताते हैं, देखो पर्टिकुलर उन्होंने मान लो उन्होंने रेसिंग यहाँ से ऐसे स्टार्ट करी, ठीक है, और वो यहाँ से बताएंगे नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनकी स्पीड कम होगी ना। जब वो मैक्सिमम स्पीड पर होंगे, जब अपने मान लो यहाँ से चलते गए और मान लो इस पॉइंट पर जो उनकी स्पीड है ना वो एकदम मैक्सिमम हो गई, तो पता है इस वाले पॉइंट को ले लेंगे और कहेंगे मेरी बाइक जो है वो 300 जो है किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। तो उन्होंने वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया है, ऐसा नहीं है कि उनकी बाइक जो है वो हमेशा 300, पागल हो क्या वो, अरे इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हो। तो उन्होंने इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया, जैसे कि सिंपल सा मतलब देखो आपका जो स्पीडोमीटर होता है, कई बच्चों ने बाइक चलाई होगी, है ना, जो बच्चियां हैं वो उन्होंने स्कूटी चलाई होंगी, है ना, गर्ल्स जो हैं वो स्कूटियाँ चलाई होंगी। तो देखो आपका जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, समझ रहे हो, ठीक है ना। हमेशा वो एक जैसा नहीं रहता, है ना। ट्रैफिक में गए तो स्पीड कम हो गई, ठीक है, अच्छा हाईवे मिला तो स्पीड बढ़िया आपने भगा लिया, तो दैट इज वो आपका एक इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे अपने इंस्टेंटेनियस रेट की, दैट इज टी, है ना, जिसमें टाइम इंटरवल जीरो हो गया, मतलब जीरो की एकदम नजदीक, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट जीरो के थोड़ा सा नजदीक, ठीक है। चलो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है कि आपका एक इक्वेशन जो है वो दे दिया गया है, और इस इक्वेशन का देखो आपको क्या लिखना है, राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या लिखनी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। चलो लिख लो, वीडियो पॉज करके चलो जल्दी से लिखो, एंड उसके बाद फिर आपको लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, NO2F का, ठीक है। NO2F देखो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, देखो NO2 क्या हो रहा है, डिसअपियर्ड हो रहा है। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2 भी देखो क्या हो रहा है, डिसअपियर्ड हो रहा है, ठीक है। तो पहले चलो मेरे को आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके दिखाओ। चलो एक और मौका आपको मिला अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। और प्रैक्टिस करो बच्चे, देखो ये अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना तो एक बार इनको फिर से वीडियोस को देखो, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहाँ है, तो आपने थोड़ा सा जो ध्यान है वो नहीं लगाया, ठीक है, आपने कंसंट्रेशन थोड़ा सा कहीं और अपना दे दिया, तो इसी वजह से आपको ये वाला कंसंट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलो लगाओ, देखिए कितने बच्चे लगा पा रहे हो, लगा लिया। चलो देखो कितने बच्चों ने कर लिया, आप कमेंट करके बताओ। देखो तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो हम पहले देखो इसकी बात कर ले तो क्या हो जाएगा, देखो -1/2 और dNO2/dt इज इक्वल टू, क्योंकि 2 था तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैटर करता है, तो जितना भी होता है हम उसको रेशियो में अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 ही है तो कुछ नहीं, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, D माइनस के साथ F2, कंसंट्रेशन ऑफ F2/dt, ठीक है ना। कंसंट्रेशन को हम ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में लगा कर लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2, और ये देखो कितना हो जाएगा, dNO2F/dt, बोलो यही तो होगा, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे रिएक्शन का, ठीक है। अब कह रहा है कि चलो बताओ यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F बताओ। देखो कितने बच्चे कर लिए हो, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का सॉरी NO2F हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन दैट इज हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, दैट इज D और NO2 है F, कंसंट्रेशन ऑफ dt। बस मैंने आपसे बताया था कि अगर बात करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन की या रेट ऑफ अपीयरेंस की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करता है, तो स्टाइकोमेट्रिक वहाँ पे हमारा मैटर नहीं करता, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो सिमिलरली आप दूसरा बताओ, दूसरा देखो क्या बोल रहा है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 लिखो यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू, देखो कितना है, तो NO2 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, दैट इज माइनस में, तो क्या हो जाएगा डी NO2 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, ये तो होगा। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2 ये कर सकते हो। तो ये मतलब मजा आ गया, मतलब छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम इसके बेसिस पे अब हम थोड़े से बड़े वाले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, एक सॉल्यूशन वाले टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कुछ वैल्यू दी रहेगी, अब हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान समझो, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान है। ठीक है, मिटाते हैं इन सभी को हम। चलो देखो जी, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, 3a से हमें देखो क्या मिल रहा है, 2b + c मिल रहा है, और ये दे दिया गया है क्या, माइनस da dt, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, ए दे दिया गया है ना, अपॉन दैट इज, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का क्या होता है, रिएक्टेंट हमारा डिसअपियर होता है ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे दिया गया है, इसकी वैल्यू दे दी गई, मोल और लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, है ना, दैट इज आपका ये कंसंट्रेशन, मतलब रेट दे दिया गया। ठीक है, तो आपको निकालना है dB अपॉन dt ये निकालना है, और dC अपॉन dt आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जो है इस इक्वेशन का रेट लिख लेते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान, रेट। तो सबसे पहले आप चलो आप रेट लिखो, क्या लिखोगे, तो रेट इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, रेट इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, रेट इज इक्वल टू ए का लिखो, क्या लिखोगे, -1/3 डी ए अपॉन डी टी, यही तो होगा, इज इक्वल टू, चलो बी का लिखो, बी का देखो क्या लिखोगे, 1/2 डी बी डी डी, ये तो होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। फिर इज इक्वल टू सी का चलो रेट लिखो, तो क्या होगा, डी, और देखो ये प्लस में होगा, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ये तो होगा। चलो अब देखो आपके पास 3 इक्वेशन है, मतलब ये देखो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब ये बच्चे ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, या ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, या ये दोनों और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, यही तो मतलब है। तो हम किसी दो को लेंगे, और किसको, हम ऐसे दो को लेंगे जिसमें हमें किसी एक की वैल्यू पता हो। देखो आपको ये वाली वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.01 मोल लीटर इनवर्स। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आप जैसे आपने माइनस ले लिया, तो अब इसकी जो रेट है ना उसकी देखो वैल्यू कैसे आई, देखो प्लस में आई है। क्यों, क्योंकि हमारा ये रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट हमारा कैसे माइनस में, तो हमने इस माइनस से बचने के लिए हमने यहाँ पे एक और माइनस लिया, दैट इज पूरे की वैल्यू आई है प्लस में। आगे बात समझे कि हम यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे थे। ठीक है, अच्छा है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है हमें जो है इसकी वैल्यू पता है, तो हमें इसको ही लेना पड़ेगा। और मान लो सबसे पहले आपको निकालना है dB, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, है ना, आपको ये चीज़ निकालनी है। तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि हम जो है इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा फ्रॉम, ये आपको बताना पड़ेगा, फ्रॉम ये कहाँ से आया, फ्रॉम -1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। आपको ये ये dB अपॉन dt चाहिए, बात समझना, आपको ये तो चाहिए। देखो आपको अगर ये चाहिए ना, तो आप इस पूरे के पूरे की टर्म को क्या कर दो, सिर्फ ट्रांसफर कर दो। बात आगे समझ में। तो हमने कहा सर हम इस d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और इस 2 को इधर की तरफ भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो -2/3, ये भाई 2 इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में। और देखो dA अपॉन, एक मिनट, इस माइनस को ऐसा करते हैं, देखो ये माइनस जो है यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं, यानी कि पूरे का ये माइनस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो देखो इस माइनस dA कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt की देखो वैल्यू कितनी है, 0.01। तो इस पूरे की वैल्यू बच्चे देखो हम क्या रख सकते हैं, 0.01 रख सकते हैं, क्या, इंटू 0.01। बोलो आपको इतनी बात आपको समझ में आई है नहीं। ठीक है, सो फाइनली आपने कहा सर d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर हम आपका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.02/3। सो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 10⁻², या आप इसको सॉल्व कर लो तो 0.6666 आएगा, तो 0.67 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में कर लोगे। चलो आप मेरे को दूसरा वाला करके बताओ, आप ये इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओ। तो सिंपली आप इसको क्या करोगे, आप ये d कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt और आप इसको ले लोगे, फिर से वही चीज़
आगे बात समझ में कर लोगे, हो जाएगा। आप मेरे को कमेंट कर तो हाँ सर मैंने कर लिया, मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है, ये बात आपने कर ली। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है भाई। चलो बच्चे आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, Na2O5 और 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है, ये दे दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया है दिस। तो आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। आपको यहाँ से दो चीज़ें निकालनी, चलो जल्दी से निकाल कर दिखाओ, देखिए कितने बच्चे आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वीडियो पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई? कर लिया? देखो करते हैं इसे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, दैट इज ROR। तो ROR देखो कितना हो जाएगा, दैट इज ये आपका हो जाएगा N2O5 है ना, तो माइनस का D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो Na2 है और इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 और D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखो ये हाफ है, बात समझना, तो क्या करते हैं इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना 1/2 है, तो 1/1/2, बात समझे। ये 2 हम डायरेक्टली कहाँ रखते हैं, यहाँ रख दें, आ रही बात समझे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे 2 कर सकते हैं, ठीक है 2, और D कंसंट्रेशन ऑफ किसका O2 बाई dt। अच्छा आपको देखो निकालना क्या है, आपको ये दे दिया गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इट मीन्स ये आपका, देखो ऐसे समझो कि ये आपकी ये चीज़ दे दी गई है ना, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, दैट इज ये माइनस का ये जो है पूरा का पूरा ओवरऑल, ये इसकी वैल्यू दे दी गई है कितनी 6.25 इंटू 10⁻⁻3। तो चलो आपने कहा सर हमें निकालना है NO2 का, हमें जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है NO2, दैट इज ये चीज़, आपको ये चीज़ निकालनी है, बस समझना आपको ये चीज़ निकालनी है और 2 को आपको इधर हटाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर फ्रॉम माइनस का D N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और dt इज इक्वल टू हाफ और D NO2 और dt, है ना। अब देखो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू, अब आ समझो इस पूरे की वैल्यू देखो हम कितनी रख लें, ये ऑलरेडी देखो दिया, उसमें ऑलरेडी माइनस भी इंक्लूड है। जैसे आप मेरे को बताओ, जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस जब आप निकालोगे तो कैसे करोगे, यही तो करोगे, माइनस ये इज इक्वल टू कुछ ऐसे करोगे ना, माइनस का D और N2O5, ठीक है, और dt, यही तो करोगे, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू दे दी गई कितनी 6.25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 5 2 4 2 2 4, ओके। देखो ये आपका कितना आ जाएगा 4, दैट इज कितना हो गया आपका 12, एक मिनट, ओके देखो ठीक है, चलो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना देगा 0 5 2 10 2 2 4 5 और 2 6 12, 1 10 है ना, 12.5 इंटू 10⁻⁻3, या हम ये भी कर सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻2 क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली आप O2 का भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का भी निकाल सकते हो। ये O2 कैसे, तो आपको लेना पड़ेगा ये और आपको लेना पड़ेगा ये, ठीक है ना। यहाँ से आप 2 को इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड कर देना 1/2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। चलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसा भी मुझे आपको समझ में आया है आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को समझ में आया है, ये बात मेरे को समझ में आई है। देखो है बहुत आसान, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर वर्ड्स पे अगर आप मेरे ध्यान दो ना, तो आपको सारी चीज़ें ईजिली आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। और चीज़ों को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। जो भी आप पढ़ चुके हो उन चीज़ों को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।